तो आप पेशेंट को दोस्त बुलाते हो, तो आज आपने कितने दोस्त बनाए? Death is inevitable. सर्जरी वाज द राइट चॉइस फॉर यू? सुनने में आता है कि उन्होंने किडनी ये वाली निकालनी थी, निकाल ये वाली दी और बेच दी। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप कुछ बताइए कि आजकल के लाइफस्टाइल में ये कैसे बढ़ रहा है? सभी स्टोन को अगर पेशेंट की लैंग्वेज में सुने तो किडनी स्टोन बताओ। सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स की सर्जरी के लिए क्या प्रिकॉशन जरूरी हैं, और आपने जो सर्जरी परफॉर्म की उसमें आपको डर लगा था? ऑर्गन स्मगलिंग एक चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो और उसको डोनेट करने की नीड क्या है। रात के 2 बजे थे। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा था। मशीनों की धीमी आवाज और धड़कनों की गिनती चल रही थी। एक परिवार, एक उम्मीद और डर के बीच में खड़ा था। और तभी ओटी का दरवाजा खुलता है। एक शख्स बाहर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, ये हर उस दिन की कहानी है जब एक जनरल सर्जन जिंदगी और मौत के बीच मौत को हराने की लड़ाई लड़ता है। नश्तर उसकी कलम थी, शरीर उसकी किताब। हर चीरा एक शब्द है जो जिंदगी की कहानी लिखता है। वो दर्द को समझता है बिना कुछ कहे, वो उम्मीद को जोड़ता है बिना कुछ देखे। जब उम्मीद की डोर कमजोर पड़ जाती है, तब एक हाथ आगे आता है जो कि चुपचाप जिंदगी को फिर से धड़काता है। वो हाथ होता है एक जनरल सर्जन का। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ सोनिया द सिल्वर। ये पॉडकास्ट चैनल विशेष रूप से विशिष्ट प्रकार की विभूतियों जो जमीन से जुड़े हुए हैं और अपनी फील्ड के उस्ताद हैं, उनके साक्षात्कार को समर्पित है। आज हम स्वागत करेंगे एक जनरल सर्जन का जिसके हाथों में शफा है, कोशिश पूरी है और दिल में उम्मीद है कि खुद खड़ा होकर दुआ करता है कि परमात्मा मेरे हाथों में शफा डालना, मेरे हाथों से हिंदू मुसलमान का भेदभाव ना कराना, जो भी मेरे शरीर के सामने आए उसे मैं ठीक करके भेज सकूं। इनकी व्यक्तिगत विशेषताएं शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कल को अगर आपको ये खेतों में काम करते हुए मिल जाएं तो हैरान मत होना, क्योंकि व्यक्तित्व में इनका कोई सहानी नहीं। इनके व्यक्तित्व प्रारूप के बारे में क्या बताएं? इन्होंने वो काबिलियत हासिल की जहां ना जमीन कम पड़ी और ना आसमान। शल्य चिकित्सा में इनके हाथ का कोई सहानी नहीं है। हम नाम नहीं लेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। काफी शल्य चिकित्सक इनके फैन हैं। इन्होंने दुर्लभ से दुर्लभ सर्जरियां की, व्यवस्थाओं के हिसाब से प्राकृतिक रूप से मानसिक चेतना रखते हुए मरीजों के सकारात्मक काम किए। बहुत ही अच्छे मेंटर्स के साथ काम किया। मैंने देखा इनके साथ काम किया। इनकी कम्युनिकेशन, हार्ड वर्क, नेचर टुवर्ड्स पेशेंट इज आउटस्टैंडिंग। ही फेस्ड मैनी कॉन्सिक्वेंसेस एज अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर इंसान अपनी जिंदगी में अप एंड डाउन देखता है, उसके बाद भी खुद को स्टैब्लिश करना सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी इस प्रोफाइल के साथ जिन्होंने लाइफ को ऊपर से नीचे जाते हुए और नीचे से ऊपर आते हुए देखा है और खुद को खड़ा भी किया है। दिस इज नॉट जस्ट अ सर्जरी, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म वेयर हार्ट बीट इज अ क्वेश्चन। Sometimes one in enough to change your whole life. You choose your fear over the courage. इनके द्वारा लॉन्गेस्ट हैंड क्रश सर्जरी 6 घंटे में पूर्ण की गई। अभी वो हमारे साथ हैं, पर उनकी परिकाष्ठा पूरी नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पलसानिया जी, जो कि पेशेंट को दोस्त बुलाते हैं। आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे और बहुत से नहीं भी। With due respect and consent and permission, इनकी बैकग्राउंड, इनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करी जाए तो एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आता है। जीवन बड़ा अजीब होता है। कई बार उसकी परतों में से हम जिस रंग को खोजते हैं वही नहीं निकलता, पर कोई ऐसा रंग निकल के आता है जो कि उससे भी खूबसूरत होता है। 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस लेट सुरेश पलसानिया, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, आज हम सारी बातें इनके मुंह से ही जानेंगे। आप सुन रहे हैं सोनिया द सिल्वर। लेट्स वेलकम सर विद अ बिगर अप्लॉज। सर, आप बहुत ही पैट्रियोटिक फैमिली से आते, जैसे कि आपके अंकल जो कि डीआईजी पोस्ट पे थे ओडिशा कैडर के, लेट सुरेश पलसानिया जी,
तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? लेट श्री सुरेश पलसाने जी आईपीएस रहे हैं 1996 बैच के उड़ीसा कैडर से, और बाद में उन्हें डीआईजी सीबीआई न्यू दिल्ली में अपॉइंट किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 हाई प्रोफाइल केसेस थे, 2G स्पेक्ट्रम केस और एक था कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। जी जी। तो दोनों को मेरे अंकल ने इन्वेस्टिगेट किया था। उन्हें पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया था। जी। अनफॉर्चुनेटली ब्लड कैंसर के कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे, बट ड्यूरिंग हिज सर्विस वो काफ़ी डेडिकेटेड थे और काफ़ी ईमानदार उनकी छवि रही है। पेट्रोटिज्म की बात करें तो मेरी फैमिली शुरू से ही नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी पर चली है। 1971 वॉर के अंदर मेरे दादाजी ने पार्टिसिपेट किया था जी। एंड 1991 की वॉर के अंदर मेरे पिताजी ने डायरेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन जो फूड सप्लाईज और ये जो भिजवाने के होते थे जो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें उन्होंने 3.5 महीने तक वो पोखरण बॉर्डर पर उन्होंने कार्य किया था। तो सर अगर आपको मौका मिले? हाँ बिल्कुल, मैं अगर मौका मिलेगा कभी, अगर कॉल आएगी तो मैं जरूर जाना पसंद करूंगा। जी। ये एलन के होनहार स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से 2008 बैच से एमबीबीएस पूर्ण की। इन्होंने 2019 में पोस्ट ग्रेजुएशन एसएनएमसी जोधपुर से कंप्लीट की। इनके काफ़ी अच्छे मेंटर्स रहे हैं। मैम मेरे जो यूनिट हेड थे हैं अभी डॉक्टर लतिका शर्मा मैम, काफ़ी अच्छे वेल नोन्ड सर्जन है मैम, और मेरे ड्यूरिंग पीजी वो प्रमोट भी हुए थे एचओडी सर्जरी। एंड हमारे जोधपुर की अगर सर्जरी के बारे में बताना हूँ आपको, तो जोधपुर में टोटल 6 यूनिट्स थी मेरे टाइम में, एंड वी वर 11 सर्जिकल रेजिडेंट्स देयर। ओके। और जो बेस्ट यूनिट मैं कह सकता हूँ, सभी बेस्ट थी, पर उनमें भी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो डॉक्टर लतिका शर्मा मैडम की यूनिट थी, जो कि जिनका मैं अंडर मैंने पीजी की। मेरी यूनिट में अच्छी चीज़ ये रही कि मेरे जो सबसे अच्छे जो जोधपुर के रिनोड प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर रजनीश गालवा सर, वो मेरे यूनिट में रहे, और मैंने उनके अंडर में 3 साल तक जो बहुत कुछ जो उन्होंने सिखाया प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, वो आज मैं डेली रूटीन लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करता हूँ पेशेंट के ऊपर, तो उसका काफ़ी अच्छा आउटकम आता है। इनके अलावा डॉक्टर आर.डी. चौहान सर काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि बहुत कूल टेम्पर्ड और बहुत ही ब्रिलियंट स्किल्ड सर्जन, उनका भी मुझे साथ मिला। साथ में डॉक्टर दिनेश चौधरी सर, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन हैं, जोधपुर एसएनएमसी के पहले जीआई सर्जन हैं, उनके साथ भी काम करने का अच्छा टाइम मिला। ड्यूरिंग पीजी मेरे सीनियर्स रहे डॉक्टर विनोद साहू बोस, डॉक्टर यतीन्द्र जी, डॉक्टर मनोज जोशी बोस, डॉक्टर जयपाल छिपा, इन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया और काफ़ी सिखाया। मेरे डॉक्टर यदुनाथ और डॉक्टर सुनील, दे वर ऑल्सो वेरी गुड इन देयर। ओके, तो ये सब जोधपुर में मिले आपको? जोधपुर में मिले। ओके, तो एक ड्रीमी प्लेस होगी आपके लिए तो जोधपुर, बिल्कुल है ना, द ब्लू सिटी इन राजस्थान। सर थोड़ा जोधपुर के बारे में बताइए, अगर हमारी ऑडियंस कोई सुनती हैं आपके लिए कि जोधपुर कैसी की सिटी है, और जैसे कि ब्लू सिटी नाम से फेमस है, तो थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैम पीजी के दौरान हमें ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितनी जगह मैंने घूमी है जोधपुर के अंदर, उनमें सबसे बेहतरीन है मेहरानगढ़ फोर्ट, कायलाना लेक। हमारी रोज़ सुबह वहाँ पर मॉर्निंग वॉक होती थी, हमारे और मेरे जो जूनियर्स और मेरे सीनियर्स हम लोग जाते थे। इसके अलावा आप जोधपुर में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, जिनमें आपको पुरानी राजस्थानी झलक आपको पूरी मिलेगी। आप सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे जोधपुर में लगी वो जोधपुर का खाना, और वहाँ के जो एम्बियंस है वहाँ पर जहाँ पर आप बैठ के खा सकते हैं, वो काफ़ी जगह बहुत ही बेहतरीन रही। आप मतलब अपने एज़ पर टेस्ट आप बात करें तो जोधपुर का खाना सबसे अच्छा मुझे लगा। सर मैंने भी मेहरानगढ़ फोर्ट देखा, अमंग ऑल द फोर्ट्स इन राजस्थान, मतलब मैक्सिमम मैंने देख लिए। मेहरानगढ़ वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इनके द्वारा मेजर सर्जरी जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि एक त्वचा कैंसर का दूसरा आम प्रकार है, जो कि कोशिकाओं की ऊपरी सतह एपिडर्मिस सतह में डीएनए की क्षति के कारण होता है। इमरजेंसी फेशियल सर्जरी दुर्घटना या गंभीर चोट या संक्रमण के बाद चेहरे की हड्डियां, ऊतकों या कार्यों को बहाल किए जाने वाली तत्काल प्रक्रिया। सीए ब्रेस्ट, जो कि स्तन कैंसर है। रीइम्प्लांटेशन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ हैंड, जो कि एक पूर्ण निर्माण प्रक्रिया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जरी, एम्पुटेशन जैसे हाथ या पैर या किसी अंग को काट के अलग कर देना। लेप्रोटॉमी,
ईयर कंस्ट्रक्शन, कान की विकृति या एक्सीडेंट, चोट या किसी भी कारणवश कान को वापस वैसा ही रिपेयर कर देना। इनके द्वारा बर्न अप टू 80%, मतलब शरीर का हिस्सा जो कि 80% जल चुका है उसको वापस सुधारना। इलेक्ट्रिक बर्न जैसे बिजली के करंट लगने से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जाने माने मेंटर्स के साथ काम किया। तो सर मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे पॉडकास्ट में, सोनिया दा सिल्वर। बहुत बहुत स्वागत। आज हम इनसे जानेंगे कि हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ सर्जन। मैम एक्चुअली मेरे परिवार में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं रहा है। ये मेरे फादर साहब की एक विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये सभी इंस्पिरेशन जो थी और मोटिवेशन था डॉक्टर बनने से, मैं MBBS करने से लेकर PG करने के दौरान तक का, ये मेरे फादर साहब के प्रयासों का ही नतीजा था। बहुत ही अच्छी सोच रही है सर। आप जैसे कि मैंने देखा है OPD में जब अपन हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो आप पेशेंट को दोस्त बुलाते हो, तो आज आपने कितने दोस्त बनाए? आज एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, पर मोर देन 100 होंगे आज। दोस्त एक इजी वे है कम्युनिकेशन का। पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, सुनता है तो उसे लगता है कि वो अपने ही किसी नज़दीकी इंसान से बात कर रहा है। सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अगर आप पेशेंट को कंफर्टेबली उसके एनवायरनमेंट को कंफर्ट देते हैं तो पेशेंट आपके साथ में अपने डिजीज़ के बारे में बेहतर बता पाता है। दोस्त एक वर्ड है जिसमें हर कोई कंफर्टेबल रहता है। आप बड़ों को भी बोल सकते हो, छोटों को भी बोल सकते हो दोस्त जी। सर हमारे पॉडकास्ट के अंदर एक छोटा सा सेशन रहता है जिसको रैपिड फायर बोलते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगी कुछ सवाल, उसमें आपको चूज करना है एक, और उसमें से ये भी बताना है कि इसके पीछे कारण क्या है। स्कैल्पल या सूचर्स? सूचर्स। व्हाई? सर्जन स्कैल्पल नहीं होगा, ब्लेड्स को अपने फिंगर्स के थ्रू ऑपरेट कर सकता है, बट विदाउट सूचर्स ही कांट क्लोज द टिश्यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप स्कैल्पल बोलोगे बिकॉज दैट वॉज द मेन स्टेन गन यू हैव। इमरजेंसी केस और प्लान्ड सर्जरी? इमरजेंसी केस में इमरजेंसी इंटरेस्टिंग होती है। आप अनप्रिडिक्टेड केस रहता है आपके लिए, आप कुछ करते हैं, आपको एक नई चीज़ मिलती है हमेशा। सर्जरी पेशेंट आता है, प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है, तो मैक्सिमम हिस्ट्री आपको पेशेंट के बारे में पता होती है, उसके इलनेस के बारे में पता होती है। बट इमरजेंसी सर्जरी आपके लिए एक नया, एक एडवेंचरस टास्क होता है जिसको आपको पेशेंट को विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री आप ऑपरेट करते हैं और पेशेंट की अनइवेंटफुल रिकवरी के लिए आप प्रयास करते हैं। सो यू लाइक एडवेंचर? यस मैम। सर लॉन्ग सर्जरी और मल्टीपल शॉर्ट सर्जरीज? मैम लॉन्ग सर्जरी। ओह व्हाई? लॉन्ग सर्जरी ज़्यादा एडवेंचरस होती है, ज़्यादा एक बड़ा टास्क होता है जिसमें पेशेंट का आउटकम आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। आप अपनी स्किल्स बता सकते हैं लॉन्ग सर्जरी में। शॉर्ट सर्जरी हो, अच्छी हो, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जो शॉर्ट्स हो गए लाइक सिस्ट और अपसेस और ये हो गए, तो इनको हाँ हो सकता है कि ये अच्छी सर्जरी है, छोटे ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती हैं, बट जो नॉलेज आपने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग सर्जरी सबसे बेस्ट रहती है। As you said in your statement that adventure, have you done any adventure recently? आई हैव डन अ लेप्रोटमी। हाँ, मेरे खुद के दादाजी जिनके सिग्मोइड कोलोन परफोरेशन हुआ था, एंड आई हैव ऑपरेटेड दैट केस। ओके, बट हम ये एडवेंचर्स तो नहीं मान सकते बिकॉज ही इज योर ग्रैंडफादर। यस मैम। सो कॉफी, टी और नो स्लीप, व्हाट डू यू लाइक? टी। टी? टी। Okay. Have you tried any type of teas? Like extremely what we have like in our society. Have you tried another type of tea? No ma'am. Only that दूध वाली चाय you like. Okay. While doing the procedure, are you an anxious or patient one? सर्जन की जो पहली क्वालिटी होती है वो पेशेंस होती है मैम। अगर सर्जन हरी और वरी में अगर ऑपरेट करेगा तो पेशेंट रिकवरी वो एज पर सर्जिकल प्रोटोकॉल्स नहीं हो पाएगी। We have to be patient. Teamwork or the solo focus in the OT? मैम टीम वर्क। सर्जरी एक टीम वर्क की। Routine surgery or high risk cases? मैम both. Both. So what do you think while doing the surgery you are living one's life or improving many skills? तो सर जर्नी कैसी रही? राजकीय स्कूल, शाहपुरा, उसके बाद LN, उसके बाद झालावाड़ और उसके बाद जोधपुर, काफ़ी लंबा स्पेस रहा है, तो आप बताइए। जिसमें मेडिकल फील्ड अपने आप में काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है।
आप अगर MBBS से PG के बाद सुपर स्पेशलिटी देखें तो इट टेक्स अप्रोक्स 11.5 years टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज मैम। MBBS की बात करें तो MBBS झालावाड़ 2008 बैच से थी मेरी, एंड हमारा वो कॉलेज का पहला बैच था। तो हम ही सीनियर थे, हम ही जूनियर थे। हमारे सीखने वाले भी खुद थे, सिखाने वाले भी खुद ही थे हम। आफ्टर दैट आई सिलेक्टेड इन RVHS 2015 एग्जाम। सर हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइए कि कोई सरकारी ऐसी योजना हो जिसका लाभ मिल सके उनको, कोई ऐसी योजना चल रही है 10-11 साल में? मेडिकल हेल्थ की बात करें तो मेडिकल एंड हेल्थ में राजस्थान गवर्नमेंट के सारी ही योजनाएं जितनी भी रही हैं, आप वैक्सीनेशन से लेकर और आप पेशेंट लिवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए जो माँ योजना तक चल रही है, सारी योजनाएं अच्छी हैं। मैं अगर पर्टिकुलर किसी योजना को बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट करूं तो वो मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना है, जिसमें एक गरीब से लेकर अमीर तक को राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंडर उपचार मिल रहा है, जिसको माँ योजना बोलते हैं। ओके। मैं 2019 बैच में जनरल सर्जरी में डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुआ और वहाँ मैंने अपनी कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने फेलोशिप कंप्लीट की अपनी प्रोक्टर सर्जरी में। आफ्टर दैट आई डिड माई SRC फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो सर अभी करंटली SGH बानसूर में पोस्टेड है और इनकी गवर्नमेंट सर्विस को आई थिंक 11 years हो गए हैं। तो कैसा रहा सर? काफी अच्छा बाय से लेके बानसूर तक का सफर? काफी अच्छा है मैम, काफी अच्छा है, अच्छा सफर रहा। और एक लर्निंग प्रोसेस जो रहती है लाइफ में, वो इसमें हर साल, हर दिन, हर वक्त चलती ही रही है। तो अच्छा है, इसको ज्वाइन करने के बाद में काफ़ी चीज़ें पता भी चलती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को आप बेटर समझ पाते हैं। A man is valued by his nature, not by the time. Your comfort zone is a place where you keep yourself in a self-illusion and nothing can grow there. But your potential can grow as you think and grow out of that zone. You think surgery starts when the knife touches the body, but it doesn't. So what do you think, sir? Surgery was the right choice for you? Yes, ma'am. Absolutely right. Then why? एक्चुअली ब्रांच आप पहले ही चूज कर लेते हैं। ओके। कुछ लोगों को, मेरा तो पर्सनल व्यू ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें मेडिसिन लेनी है, ऑर्थोपेडिक्स लेनी है, या जनरल सर्जरी लेनी है, या गायनेकोलॉजी। जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसी टाइम आपका माइंड सेट वैसा रहता है कि मुझे ये ब्रांच तो लेनी है। सर्जरी मेरी फर्स्ट चॉइस थी और मुझे मिली। You are lucky enough कि आपको फर्स्ट चॉइस मिली है, वरना मिलती नहीं है मेडिकल। Yes ma'am, yes ma'am. Thank you so much. So sir, I want to know about your first surgery. It was just a sebaceous cyst excision. Okay, and the major one? Major one, during my first year residency, I did an open appendectomy independently under the guidance of my mentor. So how you prepare mentally when there was a complex case or any type of emergency? Do you take any steroids? No मैम, एक्चुअली सारी सर्जरी ही कॉम्प्लेक्स होती है अनटिल और अनलेस उन्हें ऑपरेट नहीं किया जाए। जब आप फर्स्ट इंसिजन पेशेंट के लगाते हैं तो आपका जो सर्जरी के जो जिस चीज़ की आप सर्जरी कर रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ लेप्रोटमी, एक पेशेंट जिसके इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, आपने उस पेशेंट को एक्सरे कराया, गैस अंडर डायफ्राम आई, आप पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए ओटी में ले गए, लेकिन आपको एग्जैक्ट साइट पता नहीं है कि पेशेंट में परफोरेशन किस जगह है। प्री ऑपरेटिव आप इवेल्युएट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मुझे पेप्टिक परफोरेशन मिला तो इस तरीके से ऑपरेट करूंगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मिला तो मैं इस तरीके से ऑपरेट करूंगा। उसको आप एक विजन लेकर जाते हैं, बट जैसे ही आप एब्डोमेन ओपन करते हैं, हो सकता है जो आपने सोचा वही आपको फाइंडिंग मिल जाए, आप उसको इजीली ऑपरेट करके आ जाए, या हो सकता है उससे हट के कोई फाइंडिंग मिलती है। तो यू हैव टू एनालाइज द केस इमीडिएटली एंड डू व्हाट इज नीडेड एट दैट मोमेंट। Okay, as you spoken a word investigations और findings, so ये investigations कितनी important होती हैं आपके लिए, या फिर एक डॉक्टर के लिए कितनी important होती हैं? सर्जिकल पे केसेस की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को पाल्पेट करना। इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए उसके बाद में एडिटिव हो जाती हैं। अगर आप पेशेंट के हाथ लगाकर नहीं चेक करेंगे, सर्जरी का जो बेसिक कंसेप्ट है कि विदाउट टचिंग द पेशेंट वी कांट से एनीथिंग। एक बार हमें पेशेंट को हाथ लगाकर देखना होता है, उसकी डिजीज, उसकी साइट को एग्जामिन करना होता है। आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं। एंड अगर नीडेड होती है, मैक्सिमम केसेस में जैसे एक मिथ है कि हर पेशेंट ऑपरेट होता है, नहीं,
90% ऑफ पेशेंट विदाउट ऑपरेट ठीक होते हैं। सर्जिकल इलनेस जिनको आप ऑपरेट करना पड़े वो लेस देन 10% केसेस होते हैं। जाएंगे अपना मारवाड़ी में बोलने हैं कि डॉक्टर कन गया और जाऊंता इतनी भर के पर्चो जांच लिख दी, अब इतना रुपया लेवा कड़ाऊं। क्या आपको लगता है कि कुछ सर्जरियां एज कम्पेयर टू अर्लियर वंस, मतलब पुराने जमाने में कहाँ सर्जरीज होती थी, आयुर्वेदा पे ही चलता था पूरा सिस्टम, तो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही हैं, ऐसा क्या है कि अब सर्जरीज की ज्यादा नीड पड़ रही है? अगर आप देखें तो सर्जरी के बारे में तो काफ़ी, अगर आप लिटरेचर्स देखते हैं तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता इस पर लिखी गई है, जो कि अगर आप देखें तो शायद सबसे पहले सर्जन वही रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उसके बाद में ये कह नहीं सकते कि सिर्फ आयुर्वेदा ही टाइम के साथ में ग्रो हुआ है, सर्जरी भी ग्रो हुई है और सर्जरी इवॉल्व भी हुई है टाइम के साथ में। जितनी लेटेस्ट मॉडलिटीज़ और टेक्निक्स सर्जरी के अंदर यूज़ हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स या फिर आप टेक्निक्स की बात करें तो सर्जरी जितना इवोल्यूशन देखा है उतना कंपेरेटिव टू आयुर्वेदा ने उतना देखा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा में रिसर्च उस लेवल का हुआ नहीं है। आप करंट सिनारियो में बात करें तो सर्जरी, एडवांस सर्जरी में टेली मेडिसिन हो गया, टेली सर्जरी होने लगी, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, अभी मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स के अंदर आती हैं ये चीज़ें। कुछ सर्जरी आप कह सकते हैं कि अब उनके बारे में लोगों के अंदर जो मिथ टूटने लग गया है, तो उनके नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ी हैं केसेस की। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले पेशेंट, स्पेशली फीमेल पेशेंट, वो दर्द से पीड़ित रह जाती थी लेकिन सर्जरी को अवॉइड करती थी, लाइक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, सिजेरियन को अवॉइड करते थे वो लोग। या फिर आप देखेंगे कि जैसे कोलिसिस्टेक्टमी है, अगर कोई नीडेड पेशेंट है जिसकी होनी है तो एक बार वो कोशिश ये करते, जैसे कोलिसिस्टेक्टमी है या फिर जिसके डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है या एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, डायग्नोस्ड है, बट एक बार वो अवॉइड कर देती थी। उसकी फैमिली नीड्स होती थी, अगर वो सोचती थी कि मैं 7 दिन बेड पर रहूँगी तो मेरे फैमिली की केयर कौन करेगा। बट ये जब से न्यूअर मॉडलिटीज़ आई हैं सर्जिकल फील्ड के अंदर, पेशेंट रिकवरी फास्ट हुई है, तब से इन सर्जरीज के नंबर्स बढ़े हैं, पेशेंट रिकवरी भी बढ़ी है। हाँ, कुछ सेंटर्स पर कभी कभी ये न्यूज़ आती है कि वहाँ पर अननेसेसरीली कुछ सर्जरीज एक्सेसिव में परफॉर्म कर दी जाती हैं, लाइक कोलिसिस्टेक्टमी आप बात कर सकते हैं या ओपन अपेंडिसेक्टमी आप बात कर सकते हैं। बट वो किस पर्पस से या किस रीज़न से परफॉर्म की गई है इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। बट जैसे जैसे न्यूअर सर्जिकल मॉडलिटीज़ आई हैं, पेन मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर बढ़ी है, तो सर्जिकल पेशेंट्स बढ़े हैं और सर्जरी के नंबर ऑफ सर्जरी भी बढ़ी है। तो आपने रोबोटिक सर्जरी कभी करी है? रोबोटिक सर्जरी मैंने देखी है। डॉक्टर जीवन काकड़िया सर एसएमएस में जो प्रोफेसर हैं, उनकी यूनिट में मेरी एसआरसी पोस्टिंग के दौरान मैंने सर को रोबोटिक सर्जरी में सर ने की है और मैंने उन्हें करते हुए देखा है। इंडिपेंडेंट में रोबोटिक सर्जरी नहीं किया अभी तक। ओके, तो सर क्या डिफरेंस रहता है एज अ ह्यूमन बीइंग काम करना और एक रोबोट काम कर रहा है? तो आप लोगों का तो कैरियर खा जाएंगे हिसाब से तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, रोबोटिक सर्जरी में जो ऑपरेटिंग जो पर्सन है वो सर्जन है, ना कि रोबोट है। ओके, तो वो अब ये है कि उसमें जो नीडेड है ह्यूमन रिसोर्स की वो कम कर दी गई है, क्योंकि रोबोट के मल्टीपल आर्म्स होते हैं, उनको प्रॉपरली जो कंट्रोल करता है वो एक सर्जन ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट खुद आकर सर्जरी परफॉर्म कर देगा। रोबोट में आर्म्स हैं, ज़्यादा आर्म्स हैं उसके पास में, तो उससे उसकी डॉकिंग और अनडॉकिंग ईजी हो जाती है, और एक सिंगल पर्सन वो 3 के बराबर कार्य कर सकता है, उसमें फील्ड ऑफ विजन अच्छा हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग पर्सन है वो एक सर्जन ही रहता है, रोबोट कभी इंडिपेंडेंट सर्जरी नहीं कर सकता। सो इट्स लाइक अ हेल्पिंग हैंड। यस मैम। ओके, तो सर अब देखें जैसे कि सर्जरी के अंदर ऑर्गन स्मगलिंग या फिर ऐसे सर्जन्स भी सामने आते हैं, जैसे कि मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो 1-2 केसेस हुए हैं वहाँ पे। सुनने में आता है कि उन्होंने किडनी ये वाली निकालनी थी, निकाल ये वाली दी और बेच दी, और या फिर कोई ऐसे ऑर्गन की सर्जरी के लिए गए थे, अब पेन को लेके गए थे, उन्होंने इसे अलाउड कर दिया। तो आप ऑर्गन स्मगलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गन स्मगलिंग एक चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होती है राजस्थान में, सोटो है, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। वो
अप्रूवल देती है किसी पेशेंट में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड होती है, ताकि अनएथिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, अनएथिकल ऑर्गन हार्वेस्टिंग को रोका जा सके। हाँ, कुछ सेंटर्स पर न्यूज़ आई थी, पिछले साल भी आई थी, जिसमें किडनी रैकेट का एक पर्दाफाश हुआ था। जयपुर के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स उसमें आए थे और सोटो ने और जो क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया उनके ऊपर, और काफ़ी डॉक्टर्स अरेस्ट भी हुए थे उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, और कुछ डॉक्टर सस्पेंड भी हुए थे। अभी रिसेंटली एक गुड़गांव के अंदर एक ऐसा ही रैकेट की न्यूज़ आई थी, जिसको पुलिस ने बस्ट आउट किया था उस रैकेट को। पहले के कंपैरिजन में अगर देखें तो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस और एक्शन पॉलिसीज़ और जो सज़ा का प्रावधान रहा है, उसकी वजह से अब भी इसकी जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। बट फिर भी अगर कहीं हो रहे हैं तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट इट इज टोटली Unethical अनएथिकल, है, बिल्कुल, इलीगल बिल्कुल, और बिल्कुल। इथिक्स तो जीरो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगर मैं मेरी किडनी बेचना चाहूँ तो कितने रुपए में बिक जाएगी? मैम ऐसे कोई वो कोई खरीदार नहीं होता नहीं जो होता है आपको ना कि देता है। जैसे अपन सोशल मीडिया पे अगर देखते बैकडोर हैं। अगर ऐसी कोई चीज होती हो तो वो तो आप, मुझे पता नहीं है। बाकी आप ऐसी चीज ना तो सेल कर सकते हैं, ना आप इस तरीके की चीज के लिए किसी को सर्च कर सकते हैं। आपने सुना बहुत होगा illegal है। कि ये चीजें मिथ हैं, जैसे कि अपन मीम्स में देखते हैं कि ये किडनी एक आईफोन, तो ये टोटली रबिश है। बोलते हैं कि जैसे मुझे कई बार कहा जाता है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, अगर मुझे मेरी आंखें डोनेट करनी हो तो क्या प्रोसेस है और मैं कहाँ करूँ? डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो और उसको डोनेट करने की नीड क्या है। अगर आपके कोई रिलेटिव किसी डिजीज से पीड़ित हैं, जैसे कि उन्हें किडनी रीनल फेलियर हो गया और उन्हें एक रीनल ट्रांसप्लांट की नीड है, तो उसके लिए एक HLA मैचिंग प्रोसेस होता है और उसके लिए बाकायदा स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने के बाद में आप ट्रांसप्लांट करवा सकती हो। आंखें एक ऐसी चीज़ है जो जिंदा व्यक्ति की कभी भी दान नहीं की जा सकती, वो डेथ के कुछ समय के दौरान ही दान की जा सकती है। उसके लिए आपको पहले एक फॉर्म सबमिट करना होता है ड्यूरिंग योर, आपके जीवित रहने के दौरान ही आपको फॉर्म देना होता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति जो जिसने फॉर्म दे रखा है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवारजन आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ से टीम आती है और उनकी वो डोनेशन लेती है उनसे। कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी डोनेट किए जा सकते हैं जिंदा रहने के दौरान, कुछ जैसे लीवर का पार्ट डोनेट कर सकते हैं, हार्ट आप डोनेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो पेशेंट ब्रेन डेड ना हो जाए और उसके रिलेटिव्स इसकी परमिशन ना दे दें। ऐसे काफ़ी सारे एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें ज़रा ब्रॉडली ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जहां आप काम करते हैं जिस हॉस्पिटल में, अगर मैं आऊं आपके हॉस्पिटल में और मैं बोलूँ कि मुझे ये डोनेट करना है, तो वहां कोई प्रोसीजर है ऐसा? इसमें एक फॉर्म होता है जो आपको सबमिट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद में वो फॉर्म हम हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर देते हैं और उस डाटा के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है कि आप कौन सा ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर आँख डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें वो फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है आगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई चाहे कि आपका जो अंग है शरीर का किसी के काम आए, तो प्लीज आप लोग डोनेशन करिए, क्योंकि अंगदान महादान। तो सर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप कुछ बताइए कि आजकल के लाइफस्टाइल में ये कैसे बढ़ रहा है? इमर्जिंग एक कैंसर के रूप में बढ़ता जा रहा है जी। अर्लियर जो नंबर ऑफ केसेस सर्वाइकल कैंसर के होते थे वो अब चेंजेस होकर उतने नंबर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस के होने लग गए हैं। इसमें दो तीन जो मेन रीजंस होते हैं, वो एक तो जेनेटिक्स होती है, जीन्स होते हैं BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, या फिर आप देखें जो पेशेंट अर्ली मिनार्की और लेट मिनोपोज जिन पेशेंट्स में होता है, फीमेल पेशेंट्स में जिनमें अर्ली मिनार्की आ जाती है और लेट मिनोपोज होता है, तो उस पेशेंट्स के अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जो लेस ब्रेस्ट फीड करवाती हैं बेबीज़ को, उनके अंदर हो सकता है, या जिनके अंदर प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलेड एज के अंदर होती है, उसमें ये कॉमनली उसमें एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। साथ में आप देखें तो ओबेज फीमेल्स के अंदर भी ये हो सकता है। फर्स्ट बेबी एट अर्ली एज अगर किसी फीमेल पेशेंट में होता है तो एक प्रोटेक्टिव रहता है, रिस्क फैक्टर के बजाय वो प्रोटेक्टिव रहता है कंपेरेटिव टू जेनेटिक रिस्क फैक्टर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो होता है, फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट करना चाहिए। उसमें आप हथेली के जो पामर एस्पेक्ट है
उससे डायल क्लॉक मेथड के थ्रू आप जो भी फीमेल, जैसे मान लो कि आप कोई फीमेल नहाने के लिए जाते हैं तो अपने पर्सनल स्पेस में रहते हैं, तो वो डायल क्लॉक मेथड के थ्रू अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन उन्हें करना चाहिए। जब भी उन्हें लगे कि हाँ कि देर इज स्वेलिंग और लंप इनसाइड देयर, तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल आकर बताना चाहिए। इसमें करना क्या होता है कि उन्हें घड़ी में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बजते हैं, 1 से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम रहता है, उस हिसाब से यो रोटेट करते हुए हाथ को और ब्रेस्ट को पाल्पेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी लंप जो ब्रेस्ट के अंदर मौजूद है उन्हें पता चल जाता है, तो इमीडिएट उसको रिपोर्ट कर सकती हैं सेंटर पर आकर। उन्हें एक्सिलरी जो स्वेलिंग्स है उनके बारे में भी पाल्पेट करके देखना चाहिए। अगर किसी फीमेल को कोई लंप पाल्पेट होता है तो उसे इमीडिएटली सर्जरी ओपीडी में आकर कंसल्ट करना चाहिए। उस लंप के बारे में अपने जो क्वेरीज होती हैं या फिर उसका इमरजेंसी के बारे में है, जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त करना चाहिए। जेनेटिक्स की बात करें तो एक हॉलीवुड स्टार है एंजेलिना जोली, उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करवाई है अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए, क्योंकि उनके जेनेटिक्स के अंदर ये चीज थी कि 80% चांसेस थे उनके अपनी मदर से होने के। बिल्कुल जी। और वंस अगर ये डिटेक्ट हो जाती है, तो अगर मान लो किसी पेशेंट में लंप 2 टाइप के होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, एक तो बिनाइन होते हैं जिन्हें आप निकलवा सकते हैं, और एक होते हैं मैलिग्नेंट लंप। मैलिग्नेंट लंप में आपको ये देखना होता है कि ब्रेस्ट के साइज में तो जल्दी से परिवर्तन नहीं हो रहा, निप्पल से कोई ब्लड डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या निप्पल अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा, या उसके आसपास की स्किन में ऑरेंज जैसे संतरे के छिलके के जैसे निशान तो नहीं पड़ रहे, साथ में उनके एक्जिला के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही। अगर ये चेंजेस मिलते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। अर्ली स्टेज के अंदर अगर पेशेंट रिपोर्ट होता है तो 100% इसका क्योर हो सकता है। लेटर और एडवांस स्टेज के अंदर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन 100% ट्रीटमेंट व 100% रिजल्ट आउटकम नहीं आता इस पेशेंट में। तो मेरी सभी मैडम से रिक्वेस्ट है कि अपना एग्जामिनेशन जैसा कि सर ने बताया वैसा जरूर करें। अगर कुछ भी इनके बताए अनुसार निकलता है तो आप तुरंत जाके हॉस्पिटल में सर्जन से मिलें। सर, एक मेल्स में देखे जाए तो प्रोस्टेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मैम, प्रोस्टेट एक्सक्लूसिव मेल एक ग्लैंड होती है जो